नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे बिहार की खबर के साथ में। दरअसल बिहार में एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। हाल ही में पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जिसके बाद बिहार के कई जिलों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। तो हाल ही में पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें यह सामने आया था कि कैसे एक विशेष समुदाय के लोगों को ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भारत को इस्लामिक देश 2047 तक कैसे बनाना है। अब उस खुलासे के बाद यूपी से भी गिरफ्तारी हुई थी और अब एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। एनआईए की टीम ने बिहार के कई जिलों में छापा मारा। फुलवारी शरीफ में एनआईए ने छापा मारा है। अहले सुबह एनआईए की 2 टीम दरभंगा भी पहुंची। लखनऊ से गिरफ्तार दरभंगा के उर्दू बाजार के शेर मोहम्मद गली के रहने वाले वकील नूरुद्दीन जंगी के घर भी एनआईए की टीम ने छापा मारा है। टीम ने नूरुद्दीन जंगी के परिवार से पूछताछ की। दूसरी टीम ने जिले के सिंहवाड़ा के शंकरपुर के सन्नाउल्लाह उर्फ आकिब और मुस्तकिम के घर पर छापा मारा। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में एनआईए की टीम मास्टर ट्रेनर रियाज मारूफ के गांव कुआंव पहुंची, जहां रियाज के परिजनों से पूछताछ की गई। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची। बिहार के नालंदा के सोहसराय थाना इलाके में भी एनआईए की टीम पहुंची, जहां महुआ टोला लहेरी थाना इलाके के कटरा और बिहार थाना इलाके के गढ़पर मोहल्ले में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छापा मारा गया। पटना के फुलवारी शरीफ में सिमी के सदस्य रहे अजहर परवेज के घर सुबह 6:30 बजे एनआईए की टीम पहुंची थी। तो एनआईए अब अपने काम में लग गई है। एनआईए का काम आतंक के नेटवर्क का पर्दाफाश करना है और जिस तरह से लगातार छापेमारी एनआईए की चल रही है, ऐसे में अब बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे और कौन कौन से बड़े खुलासे देखने को मिलते हैं और कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले की भी कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे काली कमाई का रहस्यलोक तैयार किया गया था और अब जब धीरे धीरे एक एक करके काली कमाई के रहस्यलोक के दरवाजे खुल रहे हैं, तो नोटों का अंबार लग रहा है। गुलाबी नोटों की गिनती करने के लिए मशीनें कम पड़ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कैश की वो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से 2-2 हजार के नोटों के बंडल पड़े हुए हैं और इन नोटों को गिनने में ही, इस कैश को गिनने में ही ईडी के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में भ्रष्टाचार के बड़े सबूत मिल रहे हैं। ईडी ने मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा और मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर छापा मारा, जहां से 30 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। कैश इतना ज्यादा था कि ईडी की टीम को 20 संदूकों में भरकर ट्रक में ले जाना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक अर्पिता के ठिकानों से 53 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। बता दें कि ईडी ने अर्पिता के उत्तरी 24 परगना जिले के बेलघरिया के फ्लैट पर छापा मारा था। चटर्जी के साथ अर्पिता भी ईडी की हिरासत में है। मिली जानकारी के मुताबिक अर्पिता के ठिकाने से करीब 5 किलो का सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अर्पिता के कारनामों से उनकी मां मिनती मुखर्जी भी हैरान है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इन सब के बीच ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी के निजी सचिव सुकांत आचार्य को भी पूछताछ के लिए तलब किया था। बता दें कि ईडी ने अब तक अर्पिता के 2 फ्लैट पर छापे मारे हैं। यहां से भारी मात्रा में नकदी के अलावा सोना, डॉलर और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अर्पिता बंगाली और उड़िया फिल्म में काम करती थी। पार्थ चटर्जी ने उसके घर को एक तरह से मिनी बैंक बना रखा था। ईडी को आशंका है कि शिक्षक भर्ती घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। बुधवार सुबह ईडी की टीम ने अर्पिता के 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। अधिकारी जब अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे तो वहां नोटों के बंडल मिले, जिनकी गिनती करने के लिए 5 मशीनें मंगाई गई थी। ईडी के
उच्च अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। इससे पहले अर्पिता के टॉलीगंज स्थित फ्लैट से 21 करोड़ रुपए मिले थे। अर्पिता के ठिकानों से अब तक कुल 53 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद कर लिया गया है और अब धीरे धीरे घोटाले के तार खुलने भी शुरू हो रहे हैं। जो डायरी बरामद की गई है उससे भी अहम सुराग मिलते हुए ईडी को नजर आ रहे हैं। अब ईडी अदृश्य हाथों की तलाश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस घोटाले में कितने और नाम निकलकर सामने आते हैं। और अभी ईडी की जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, इस छापेमारी में अभी और कितने ठिकानों पर छापा पड़ता है और कितना और काला कैश निकलकर सामने आता है। अब बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब स्वतंत्रता दिवस नजदीक रहता है तो इस तरह के हमले का अलर्ट जारी किया जाता है, लेकिन अब जो अलर्ट जारी किया गया है इसमें यह बताया गया है कि 3 तरह से आतंकी हमला हो सकता है। खास बात यह है कि इस बार 3 तरह का खुफिया अलर्ट है, जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बरतती हुई नजर आ रही हैं। इस बार सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग अलग तरह के संभावित खतरे से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसमें तकनीक के इस्तेमाल से लेकर लॉन्चिंग पैड और आतंकियों के घुसपैठ करने की बात भी कही जा रही है। सबसे पहले बात करें तो पहला अलर्ट ड्रोन अटैक को लेकर के है। दरअसल आतंकी ड्रोन अटैक करके तबाही मचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरह से विकसित हो रही है, हमने देखा है कि किस तरह से पिछले कुछ महीनों में लगातार ड्रोन को मार गिराने का सिलसिला भी लगातार जारी है और ड्रोन के जरिए निगरानी भी लगातार रखने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि आतंकी ड्रोन अटैक करके तबाही मचाने की फिराक में हो सकते हैं। खुफिया अलर्ट में जिक्र किया गया है कि आतंकी इसके लिए पीओके में ड्रोन से निशाना लगाने का अभ्यास भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से पंजाब में एक के बाद एक कई इलाकों में ड्रोन मिलने की खबरें सामने आई थी। हालांकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं और साथ ही साथ सीमा सुरक्षा में लगे जवान भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद क्या कुछ तैयारियां और आगे की जाती हैं। वहीं दूसरे अलर्ट की बात करें तो मेटल डिटेक्टर को चकमा देने वाले सोफिस्टिकेटेड आईईडी का इस्तेमाल कर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी हैं। इस तरह का अलर्ट भी जारी किया गया है। मेटल डिटेक्टर यानी कि आप जब भी मेट्रो स्टेशन में चेकिंग के लिए जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर जांच के लिए एक खास उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उस डिटेक्टर की जो जांच है उसमें पकड़ में ना आए, उसको मात दे सके, ऐसे सोफिस्टिकेटेड आईईडी का इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो चेकिंग अभियान स्वतंत्रता दिवस से पहले चलाया जाता है उसमें और भी सतर्कता बरती जाएगी। क्या कुछ नए तरीके अपनाए जाएंगे उस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। और तीसरा अलर्ट यह है कि आतंकियों का एक जत्था पीओके में कोटिल KOTIAL नाम के लॉन्चिंग पैड से, जबकि दूसरा पीओके में डाटोटे नाम के लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ कर दिल्ली पहुंचने की फिराक में होने का जिक्र भी लगातार सामने आया है कि आतंकी जो हैं वो दिल्ली पहुंचने की फिराक में हैं। अक्सर इस तरह के अलर्ट स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी जरूर किए जाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा भी कड़ी रहती है। तो आतंकी हमले की फिराक में हमेशा जरूर रहते हैं, लेकिन हमेशा हमारे जो जवान हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो चौकन्नी पूरी तरह से नजर आ रही हैं। खुफिया अलर्ट में सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई संदिग्ध चीज मिले तो उसकी बेहद सावधानी से जांच करें। अगर बम हो तो उसे डिफ्यूज करने में भी सावधानी ज्यादा बरती जाए, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड आईईडी मेटल डिटेक्टर को भी चकमा दे सकता है। इसलिए जो पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर पर तैनात हैं वो भी खास सावधानी बरतें और सही से जांच करें।
मंकी पॉक्स का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, लेकिन भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल कोरोना के बाद मंकी पॉक्स के मामले में भारत को कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स का जिंदा वायरस ढूंढ निकाला है। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिंदा वायरस ढूंढने का फायदा भारत को मिलेगा, जांच किट में फायदा मिलेगा, इलाज में फायदा मिलेगा। दरअसल भारत में भी अब मंकी पॉक्स के मामले सामने आने लगे हैं। 4 मामले सामने आ चुके हैं और अब ऐसे में आगे इस खतरे से किस तरह से निपटना है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। लगातार निगरानी भी बढ़ाई जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा अगर विदेश से कोई आ रहे हैं तो उनकी जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि केरल में सबसे पहला मामला सामने आया था, उसके बाद 2 और मामले केरल से सामने आए थे और उसके बाद दिल्ली से भी मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो खतरा है वो दोहरा ना हो जाए, क्योंकि देश पहले ही कोरोना की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में मंकी पॉक्स ज्यादा सरदर्दी ना बढ़ाए, इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। लेकिन जो कामयाबी अब हमारे वैज्ञानिकों को मिली है वो काबिले तारीफ है। तो कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक टीम ने मंकी पॉक्स वायरस को संक्रमित मरीज से जांच के लिए गए सैंपल से अलग कर लिया है। जिंदा वायरस निकालने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया था, जो 14 जुलाई से दिन रात लैब में वायरस को ढूंढने में लगी हुई थी। 11 दिन बाद NIV ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि मंकी पॉक्स वायरस को एक मरीज के सैंपल से आइसोलेट करने में टीम को कामयाबी मिली है। इसका मतलब यह है कि अब इस वायरस की मदद से वैज्ञानिक जल्द ही संक्रमण की पहचान करने वाली जांच किट की खोज कर सकेंगे। साथ ही जीवित वायरस को सीरियाई चूहों में इस्तेमाल कर इसकी गंभीरता और उपचार के बारे में अहम जानकारियां भी निकाल पाएंगे। इसके अलावा मंकी पॉक्स रोधी टीके की खोज भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। NIV की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने कहा कि यह एक बड़ी कामयाबी है। साल 2020 में जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उस दौरान हमने सबसे पहले कोरोना वायरस को आइसोलेट किया था। उसके बाद जांच किट बनाई गई और कोवैक्सीन टीके की खोज भी की गई थी। इस बार मंकी पॉक्स को आइसोलेट किया गया है। जल्द ही इसकी जांच किट, उपचार और टीका इत्यादि के बारे में आगे के अध्ययन भी शुरू होंगे। NIV की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस को आइसोलेट करने के बाद अब उसके अन्य प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। पुणे की बेसल 3 स्तर की लैब में यह काम चल रहा है। इनमें से एक वायरस को अलग अलग अध्ययन के लिए सौंप दिया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने जांच किट और टीका बनाने के लिए बुधवार देर शाम टेंडर भी जारी किया। ICMR के मुताबिक निजी कंपनियों के साथ मिलकर वे जल्द ही मंकी पॉक्स रोधी टीका और इसकी जांच किट तैयार करेंगे। प्रत्येक जांच किट या टीका की खुराक पर ICMR को रॉयल्टी भी मिलेगी। अभी कोवैक्सीन टीका पर 5% की रॉयल्टी मिलती है। मंकी पॉक्स का अभी तक कोई टीका नहीं है, ना ही इसकी पहचान करने के लिए कोई जांच किट भी मौजूद है। बुलेटिन के आखिर में बात इराक की भी कर लेते हैं। दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हाल ही के दिनों में किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो सबने देखा था। कैसे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें इराक से आती हुई भी नजर आ रही हैं। यहां प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन संसद परिसर तक जरूर पहुंच गए हैं। तो पड़ोसी देश श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संकट के चलते वहां की जनता में खासी नाराजगी है। श्रीलंका की आम जनता कुछ दिन पहले सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी और राष्ट्रपति भवन और PM आवास पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका जैसे हालात अब इराक में भी दिखाई दे रहे हैं। इराक में भी जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बगदाद में संसद भवन पर कब्जा कर लिया था।
ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद शुया अल सुदानी के विरोध में हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में से ज्यादातर शुया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नामांकन के विरोध में संसद भवन पर धावा बोल दिया। उनका मानना है कि वे ईरान के बहुत करीब हैं। अल सुदानी पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर हैं। समाचार एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक संसद भवन में प्रदर्शनकारियों को गाते और नाचते हुए भी देखा गया है। एक शख्स को इराकी संसद के अध्यक्ष की मेज पर लेटा हुआ देखा गया। प्रदर्शनकारी जब संसद भवन में घुसे तो कोई सांसद मौजूद नहीं था। हालांकि संसद में सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। वहीं प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को ग्रीन जोन से तुरंत वापस जाने को कहा है। बता दें कि ग्रीन जोन में सरकारी भवन और राजनयिक मिशनों के घर हैं। पीएम ने एक बयान में कहा कि राज्य संस्थानों और विदेशी मिशनों की सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह के नुकसान पर प्रदर्शनकारियों से निपटा जाएगा। प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन से बाहर निकलना शुरू कर दिया। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन फिर भी कई लोग अंदर घुस गए थे। प्रदर्शनकारी ग्रीन जोन के मुख्य मार्ग से नीचे उतरे और संसद भवन के दरवाजे के बाहर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अल सुदानी आउट के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में चुनाव हुए थे। अल सदर के गुट ने 73 सीटें जीती थी। अल सदर चुनाव में 329 सीटों वाली संसद में सबसे बड़ा गुट बन गया था, लेकिन वोटिंग के बाद से नई सरकार के गठन की बातचीत रुक गई। अल सदर ने बातचीत की प्रक्रिया से खुद को बाहर कर लिया। नई सरकार के गठन को लेकर गतिरोध लगातार यहां पर बना हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें इराक को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के हालात इराक में बनते हुए नजर आते हैं। तो इराक से भी श्रीलंका जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रदर्शन की आग आने वाले दिनों में ज्यादा तो नहीं भड़क जाती है, क्योंकि अगर आग ज्यादा भड़कती है तो इराक सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्रीन जोन में जो बड़े बड़े आवास मौजूद हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के इराक की ओर से किस तरह के कदम यहां पर उठाए जाते हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।